नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय राम जी की मेरे भाइयों। मैं गौरव आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ सीबीएसई क्लास 10th के फाउंडेशन क्लास के साथ, जिसमें हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को कवर कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज के जो ये हमारा क्लास होता है वो सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए नहीं होता है, बल्कि एसएससी, रेलवे और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए भी होता है। तो आप अगर एसएससी, रेलवे या बिहार का कोई एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें साइंस का क्वेश्चन आता ही है ठीक ठाक लेवल का, रेलवे में तो और भी ज़्यादा आता है, तो जरूरी है कि आप फाउंडेशन से पढ़िए, एकदम बेसिक से पढ़िए। मेरी क्लासेस की लेंथ बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है जिससे आप जो है बोर हो जाएं या थक जाएं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो वही जो चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। मगर आज जो इसका चैप्टर है वो आज जो हमारा इसका डे है वो हमारा डे 6 है। इससे पहले हम लोग डे 5 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज से हमारा डे 6 है, जहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ की तरफ, कह दीजिए ये टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम हमारा है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन आपके होते हैं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑन द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट। उसके बाद कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद एक नहीं है स्लाइड में, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसी के साथ आपका जो होता है डिकम्पोजिशन, प्रिसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी वगैरह वगैरह आपके टाइप्स एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। और आज से जो क्लास है उसकी लेंथ भी थोड़ी आपकी बड़ी मिलेगी, लेकिन उससे पहले ये बात जरूरी कि हमारा जो ये होमवर्क, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को करके कि क्या यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पेस बना ले यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए कि ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तब तो ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे तब भी काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसको बोलता है एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम मेटल इज रिएक्टेड विथ वाटर। ओहो, तो थोड़ा सा रिएक्शन गलत लिखा गया। ठीक है, सोडियम मेटल, मेटल है तो जाहिर सी बात है ये सॉलिड होगा। ठीक है, आपको ही पता है। और वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, तो जनरली वाटर के बाद बोला नहीं वेपर है तो हम इसको लिक्विड ही मान के चलें। ठीक है, तो कहता ये है कि हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है, ये गैस है तो ये आपको निकलते मिलेगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वस सोल्यूशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके टोटल केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका हो गया। बाकी इसको बैलेंस करना हो तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, लेकिन एक H यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पे नहीं है वो। तो यहाँ अगर हम 2 बिठाएं, यहाँ भी 2 बिठाएं, तो 2H से यहाँ 4 हो तो जाता है। ठीक है, 2H से 4 हो तो जाता है। देखिए ध्यान से, थोड़ा चेंज कर ले कलर पेन का। अगर यहाँ हम 2 लिख दें, ठीक है, 2 लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मतलब 1 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। इसके साथ साथ सोडियम भी 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 और हाइड्रोजन 4 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 हो गया और सोडियम 2 हो गया, तो खाली ये वाला सोडियम बचा रह गया, इसको भी यहाँ 2 कर देंगे। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं और बैलेंस भी करते हैं। बाकी जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो इक्वेशन को बैलेंस आप सिस्टमेटिक कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, आप वहाँ जाके हमारे वीडियो को देख कर आइए। तो चलिए, हमारे क्लास का अभी 4 मिनट बीत चुका है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के अपने पहले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए ये सारी बातें हमारी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, इतने सारे टॉपिक हमारे बाकी हैं। एक एक करके सारे टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल
रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट बात होते हैं मतलब होती हैं तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले वाली वीडियो देख कर आइए। और आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे दोस्त वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले हम यही देखने वाले, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात होती है वो भी हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट में नोट कीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब भी मिलना होता है और सिंथेसाइज का मतलब भी आपका मिलना होता है, इसलिए हम लोग उसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू ठीक है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंपाउंड पता है ना, एलिमेंट्स के ग्रुपिंग को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जब दो एलिमेंट मिलके एक आपका सब्सटेंस बनाता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंपाउंड्स और बोथ यानी कंपाउंड भी एलिमेंट फॉर्म्स अ सिंगल, अच्छा फॉर्म्स यहाँ बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाए, और बोथ forms a single product, ठीक है। और वो प्रोडक्ट आपका किस फॉर्म में होगा, जनरली बात है अगर एलिमेंट मिलेगा तब भी कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा तब भी कंपाउंड ही बनेगा, तो कंपाउंड बनते दिखाई दे उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी आप क्या समझे कि दो एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट मिलकर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना सकता है, दो कंपाउंड या उससे ज्यादा कंपाउंड मिलकर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन सकता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना सकता है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और जो प्रोडक्ट आपका बन के तैयार होगा वो एक ही प्रोडक्ट होगा, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा। उससे ज्यादा प्रोडक्ट हो गया तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर नहीं है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जनरली 9-10 में आपको ये बताया जाता है, क्लास 9 और 10 में। अब ज़्यादा मेरे पास पेन का कलर भी नहीं है, ठीक है, इसी से काम चलाते हैं और क्या। लेकिन जनरली आपको ये बताता है कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना मेरे भाई। तो आपके बुक में भी ये लिखा हुआ कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज दे evolved हीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे हीट निकालते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन देखते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तब जो आपका बनेगा वो एक गड़बड़ा जाता है। देखिए क्या बनेगा, नाइट्रोजन की जो आपका ये क्या बोलते हैं वैलेंसी होती है ये 1 होती है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी आपकी होती है वो क्या होती है
ऑक्सीजन आपका 8 होता है, 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2, यानी इसकी वैलेंसी आपकी 2 होती है। ठीक है, 2 आपका नाइट्रोजन के पास जाएगा और 1 आपका ऑक्सीजन के पास आएगा, तो ये आपका बन जाएगा N2। ठीक है, बात समझ में आया। ये आपको बनते हुए देगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपको बनते दिखा देगा। तो यहाँ पे ये जो आपका है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक। ठीक है, ये आपका एक्सोथर्मिक नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसका एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए, आई होप पिछले वाले मैंने आपको स्लाइड में जल्दी हटा दिया, शायद आपका स्क्रीनशॉट बना लिया। जल्दी से आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैं इस पर रील्स करने वाला हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा, तो मैं इसको भी रेज करूँ थोड़ा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो आपको सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम एक पार्ट क्या सीखें, एक्सोथर्मिक, वो हम लोग देख ही लिए। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स के ऊपर हम चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक आपका क्या क्या, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या क्या। ठीक है, तो पहला जो आपका टाइप है, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो क्या बनते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बनते हुए दिखाई देता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला हुआ। जब भी आपको हाइड्रोक्साइड जैसा कोई चीज़ देखे तो वो एक्वस होता है, प्लस इसके साथ साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा हीट निकलते हुए दिखा देता है ना, बहुत ज़्यादा आपको हीट निकलते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको हीट वर्ड आया, एक तो आपका क्विक लैम कंबाइन किया आपका, ठीक है, क्विक लैम जो है वो कंबाइन किया आपका वाटर के साथ, तो वाटर के साथ कंबाइन करके फिर क्या हुआ, फिर वो आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वस सॉल्यूशन दिया और हीट गैस को भी निकाला। इसलिए कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। दूसरी चीज कि अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप, ठीक है, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेसिकली हम स्लेग्ड लाइम के नाम कहते हैं, स्लेग्ड लाइम इसका दूसरा नाम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है उसके साथ, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसको मार्बल या लाइमस्टोन कहते हैं, हम लोग मार्बल या लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक ही प्रोडक्ट तैयार होता है और इसके साथ साथ आपको जो है वाटर मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है वाटर मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये फर्दर रिएक्शन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर भी निकलते आपको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट ही आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा, बात समझिएगा ध्यान से। तो हम ये नहीं कह सकते कि कैल्शियम का आपका जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसका जनरली आपको CO3 जो मिलता है, इस वजह से वाटर को कंसिडर ज़्यादा नहीं किया जाता है और यहाँ तक इस रिएक्शन को एक्सेप्टेबल है, मतलब वेरिएबल या एक्सेप्टेबल आप जो भी कहिए। ठीक है, तो हाईलाइटर ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया। यहाँ तक जो है ये आपका एक्सेप्टेबल, ये वाला बात। ठीक है, इसीलिए आपका एक्सोथर्मिक, बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ तक क्या है आपका ये एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी अलग अलग इक्वेशन बनते हैं जो आपका एक्सोथर्मिक भी होते हैं और कॉम्बिनेशन भी होते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक इसी तरीके से जो आपका है और यार मार्कर कहाँ गया, पेन, हाँ यहाँ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका है
इसी तरीके से आपके जो है और भी बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो है वो एग्जांपल्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका हो जाता है जो आपका एक्टिविटी नंबर 1.1 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। स्टेट याद रखिएगा, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, और ये जो आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सॉरी ये भी सॉलिड है, इसको याद रखिएगा स्टेट को। ठीक है, और उसके बाद देखिए कुछ और भी एग्जांपल जैसे आप ध्यान रखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो एक आपका होता है जैसे कि आप अमोनिया NH3, ठीक है, ये जब गैसियस स्टेट में हुआ और इसको आप रिएक्ट करवा दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दोनों ही थोड़ा ज़्यादा घटिया, ये जब गैसियस स्टेट में है और इसको आप रिएक्ट करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड यानी HH4Cl। और जैसे ही आपको इस तरह का सोल्यूशन दिखे, ठीक है, तो ये आपका जो है एक सॉलिड सोल्यूशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी। चलिए और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि नंबर 5। ठीक है, क्या हो सकता है, एक आपका ये हो गया कि अमोनिया को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए, अमोनिया को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 अमोनिया को जब आप ठीक है H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, तो इसको जब इसमें तो आपको जो है अमोनियम सल्फेट दिखाई देगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट NH4, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 अमोनिया के साथ लग जाएगा। सल्फेट SO4 से लिखा जाता है। ठीक है, और अमोनिया की वैलेंसी 1 होती है तो वहाँ पे कुछ देने का ज़रूरत नहीं, ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, इसको खाली ध्यान रखिएगा, एक्वस सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें तो एक तो आपका बन सकता है, हाँ ये वाला जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से मिला, दोनों ही गैस है। ठीक है, और तो क्या बनता है, वाटर H2O बनता है लिक्विड में। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि हाइड्रोजन किस तरह का गैस, ठीक है, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा कि ये जो गैस है, गैस इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल, कलरलेस, टेस्टलेस, गैस, ये आपका हाइड्रोजन इस तरह का गैस है, इसके बारे में ये बात याद रखिएगा। चलिए उसके बाद जो है हम कुछ और एग्जांपल देख लें। एक आपका होता है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से मिलाइएगा तब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस आपका बनते दिखेगा। कभी कभी ये गैस जो है वो आपको थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में भी दिख जाता है। नंबर 8 पे आप देखेंगे कि जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से कंबाइन करवाएंगे तो आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और इसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप ऑक्सीडाइज मतलब कंबाइन करवाइएगा ऑक्सीजन के साथ तो आपको जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस आपको दिखाई देगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होगा ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होगा, थोड़ा अलग रंग से लिख दें। ठीक है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, इसको ध्यान रखिएगा बस। तो उसके बाद जो लास्ट हम देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप अगर सल्फर डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाइएगा, ठीक है, आप अगर सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको अगर कंबाइन करवाइएगा ऑक्सीजन के साथ, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि ऑक्सीजन एक गैस है इसलिए नहीं लिख लेना। ठीक है, गैस के साथ आप रिएक्ट करवाइएगा तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर
ट्राइऑक्साइड दिखाई देगा, जो कि थोड़ा सा बर्निंग सल्फर होता है, मतलब जलने वाला ये होता है, फ्लेमेबल है ये, ठीक है। इसको भी नोटिंग कर लीजिए कि ये फ्लेमेबल, ठीक है, मतलब बर्निंग स्मेल के साथ थोड़ा सा याद आता आपको, ठीक है। कि जो कार्ब सल्फर है वो थोड़ा सा जलता हुआ, जैसे होता है ना कि आप तार जलने का महक आता है, तो वैसे ही सल्फर जलने का इसमें महक आता है, ठीक है। तो फ्लेमेबल स्मेल कहेंगे हम इसको, ठीक है, फ्लेमेबल स्मेल ऑफ सल्फर, इसको ध्यान रखिएगा खाली, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कुछ एक्सोथर्मिक आपके जो होते हैं रिएक्शंस, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट आपका जो है बाहर की तरफ निकलता है, हीट जो है आपका इवॉल्व होता है, ठीक है। तो एक तो उसका आपका हो गया पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, ठीक है। तो मीथेन जब जलता है तो वो भी आपका हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अगर मीथेन आपका जल रहा है, अब ये कॉम्बिनेशन से इसका रिश्ता नहीं, अभी सिर्फ आग लगने से रिश्ता है। CH4 ये आपका एक गैस है, ये गैस जब आपका, ठीक है, ये गैस जब आपका जो है, ये गैस जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है और ये बेसिकली एक हीट गैस, इसके साथ साथ वाटर को, ठीक है। लेकिन वाटर का जो होता है वो वेपर होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, और इसके साथ वो जो है आपका हीट भी दिखाई देता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको दिखा देता है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक्सोथर्मिक का और क्या एग्जाम्पल होता है आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं कुछ C6H12 O6 जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा और एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दिखाई देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को जो है, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को जो है, इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन रिएक्शन। एनर्जी जहाँ निकलता है उसको रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ एनर्जी रिलीज होता है, आपको दिख रहा है, तो इसको आपको जो है रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। और रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसमें हीट भी आपको इवॉल्व होते दिखाएगा। हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाए तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, वो भी आपका क्या है? एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट कर रहे थे, ठीक है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को हीट कर रहे थे वहाँ पे, ताकि वापस से आपको क्या, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे थे तो उसको जब आप वापस हीट करेंगे तो वापस आपको कैल्शियम ऑक्साइड और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसको भी हम लोग कहते हैं क्या, नहीं वो तो डिकम्पोजिशन हो गया, सॉरी हटाइए, ठीक है, उसमें हीट करना पड़ता। चलिए
तो ये आपके एक्सोथर्मी के कुछ कॉमन एग्जांपल थे। एक जो लास्ट एग्जांपल बचता है बस वही आपको मैग्नीशियम वाला, ठीक है। मैग्नीशियम जो है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, बना आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, आपको पता होगा, लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो ये वाला भी रिएक्शन आपका जो है, देखिए यहाँ पे हीट आपको निकलते हुए दिखा देगा, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ये कॉमन एग्जाम्पल्स थे आपके कुछ एक्सोथर्मिक के, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के तरफ, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन। पहला हमारा वो था कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन, ठीक है, मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर obtained from a single reactant is called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, सिंपल बात, ठीक है। दूसरी बात आपसे ये पूछी जाती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, ऑल decomposition reaction are endothermic, थर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है, तो ये जस्ट आपका जो है अपोजिट होता है उसके एक्सोथर्मिक के, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो आपका होता है वो अपोजिट ऑफ द एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हीट इवॉल्व नहीं, हीट बाहर की तरफ नहीं, हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और इस टाइप के इक्वेशन के लिखने के तरीकों को हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जब हीट एब्जॉर्ब हो या हीट इवॉल्व हो, हीट बाहर की तरफ आए या हीट आपका एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उसको हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये दो बातें आपको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको भी क्लासिफाई कर दिया गया है तीन टाइप में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो पहले बोला गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका थर्मो या थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। पहला होता है थर्मोलाइसिस, ठीक है, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है,
रिएक्शन, इसको लिख लीजिएगा, रिएक्शन तो लिख ही लोगे, वहाँ पे मैंने लिख पाया, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आप देख के लिख लीजिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन आपका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसको थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो लाइसिस, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पोजीशन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट आपका होता है, ठीक है, वो सनलाइट वाला, ठीक है, सनलाइट वाला आपका होता है फोटोलाइसिस, क्योंकि लाइट से रिलेटेड, तो लाइट आपका फोटो से कहलाता है, फोटोलाइसिस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका लाइट, सनलाइट, ठीक है, जो भी है वो कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों ही कह सकते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पढ़ना होता है सिलेबस में। उसके बाद देखेंगे आगे क्या इसमें कहा जाता है, तो 1 बाय 1 हम सारे अपने जो है एग्जाम्पल के साथ देखते चलेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग सारे अपने जो है एग्जाम्पल के साथ आपका जो है वो देखते चलेंगे कि कौन सा क्या आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो हमने देखा था, ठीक है, अब थर्मल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी स्लाइड में रहने देते हैं, और क्या, पहले हम लोग को देखना होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम थर्मोलाइसिस भी कहते हैं, थर्मोलाइसिस को लिख लीजिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है, नंबर 1, ठीक है, व्हेन द टू when the two yeah, two or more than two substances or product is formed on heating is called thermolysis, ठीक है, is called thermolysis, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोलाइसिस कहते हैं। हीट देने पे जनरली अगर कोई चीज आपका जो है अगर 2 हिस्सों में या 2 से ज्यादा हिस्सों में टूट जाए तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप आइएगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, चलिए देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ इसका दिख रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है, उससे कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोलाइसिस, ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका क्या है थर्मोलाइसिस का, देखिए
जब फेरस सल्फेट जो आपका थोड़ा एक्वा पानी में थोड़ा आपका घुला रंग का हो, ठीक है, घुला हुआ हो, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, इसका जो केमिकल नेम होता है उसको मोर सॉल्ट भी कहते हैं, नहीं तो इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं। ये बेसिकली आपका सॉलिड स्टेट में होगा और इसको जब आप रिएक्ट करवाओगे, अच्छा सॉरी रिएक्ट करवाओगे क्योंकि तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, और इसको जब आप हीट करवाओगे, ठीक है, हीट दोगे, तो जब आप हीट दोगे ना तो ये फेरस सल्फेट FeSO4 जो आपका है ये अलग हो जाएगा और पानी H2O ये लिक्विड जो है ना वो भी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी क्योंकि आप हीट दे रहे हो तो ये गैसियस फॉर्म में आपका अलग होगा, ठीक है। इस चीज को बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को खाली ध्यान रखिएगा आप, समझे। और देखिए इसका जो आपका कलर होगा, शायद ये भी पूछ ले कि इसका कलर क्या होता है, तो इसका जो रंग होता है किसी और पेन से लिख देते हैं, ठीक है, किसी और पेन से लिख दें। देखिए फेरस सल्फेट का जो आपका रंग होता है, ठीक है, वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्का हरा होता है, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पर ये आगे जाके व्हाइट कलर का हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, अगर फेरस सल्फेट को, सिर्फ फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड है, सिर्फ इसको हीट दिया जाए, ठीक है, सिर्फ इसको हीट दिया जाए तब क्या होगा। तो ये जो व्हाइट कलर का आपका सबसे पहली बात फेरस सल्फेट है जो कि हम लोग आगे देख चुके हैं, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का जो आपका फेरस सल्फेट ये क्या हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इसमें बदलेगा। इसके साथ साथ आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दिखाई देगा, सल्फर डाइऑक्साइड और आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दिखाई देगा, और ये दोनों ही आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये भी गैस है, ये भी आपका गैस है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है देखिए, स्मेल ऑफ, यहीं पर आपको स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ये भी दिखाई देता है। तो ये आपके जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का दो मेन एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो और आपका एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वो आपको मैं बता दूं जो आपके एक्टिविटी वगैरह में भी होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। देखो एक आपका जो रिएक्शन होता है वो आपका क्विक लाइन वाला होता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे ही लिखते हैं, तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब इसको आप हीट करते हैं, ठीक है, इसको जब आप हीट करते हैं तब क्या होगा, हीट करने पे वो आपका वापस क्विक लैम को और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। क्विक लैम Ce कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चीज को दे देगा। क्विक लैम क्या है, कैसा है इसका स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। तो क्विक लैम जो ये है आपका सॉलिड स्टेट में और ये आपका CO2 जो है आपका गैसियस स्टेट में होता है, ये आपको ही पता होगा, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपको ये वापस कर देता है, इसको लाइमस्टोन या मार्बल भी कहते हैं, ठीक है। और नंबर 4 आपका जो होता है, अगर आप लीड नाइट्रेट को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप लीड नाइट्रेट को, ठीक है, ठीक है, लीड नाइट्रेट को, देखिए लीड का जो आपका मेरे हिसाब से एटॉमिक नंबर है, तो बेसिकली हमको जहाँ तक याद है शायद ये आपका 80 के ऊपर रहता है लीड, ठीक है, मतलब 82 या समथिंग कुछ होता है, 82 ही होता है। तो वो 82 का जो लास्ट वाला 2 आपका बचता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, वही आपका नाइट्रेट के पास यहाँ आके लग जाता है, क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी तो 1 होती है, हमने पहले ही आपको बताया। तो लीड नाइट्रेट को जो कि सॉलिड स्टेट में आपका होता है, इसको अगर आप हीट करें, अगर आप हीट करें तो आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है।
अगर आप इसको हीट करें तो क्या दिखा देगा? तो पहले तो आपको लीड ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, लीड ऑक्साइड मिलेगा, फिर आपको आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। लीड ऑक्साइड जो आपका नेचर होता है ये सॉलिड नेचर का होता है, और ये जो आपका होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 ये आपका गैसियस होता है, ठीक है, और फिर आपका जो O2 होता है ये भी गैसियस होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको कलर पूछता है लीड का, कि लीड का फिर कलर कैसा हो जाता है, तो यहाँ पर जो लीड आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो लीड का कलर आपको यहाँ ये वाले में दिखाई देगा येलो रंग का, इधर साइड में ये वाला आपका लीड का कलर जो है ये येलो कलर का हो जाता है, चेंजिंग कलर इसका येलो हो जाता है, चेंजिंग ही पूछता है ज़्यादा, येलो रंग का हो जाता है। नाइट्रोजन आपका जो है यहाँ रेडिश ब्राउन, नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन। और नहीं हट रहा है तो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कलर कैसे हो जाती है? रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा खाली, ठीक है। ये लास्ट में है ब्राउन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्मोडायलिसिस जो हमारा है, सॉरी थर्मोडायलिसिस कहते हैं, वो तो प्रोसेस हो गया वो किडनी वाला में। थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम थोड़ा से कुछ और एक्स्ट्रा थर्मोलाइसिस वाले रिएक्शन को देख लेंगे, फिर अब वापस हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। आइए देखते चलते हैं, ठीक है, कुछ और थर्मोलाइसिस के रिएक्शंस, ठीक है। 4 रिएक्शन हमने देख लिया, 5वां रिएक्शन से हम लोग को देखना है, ठीक है। 5वां रिएक्शन क्या है ये फटाफट अब देखते चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर हमारा 5 क्या है कि अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO को आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? हीट करने से बस वो स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। HgO ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। और जब आप इसको हीट करोगे, इसको जब आप हीट करोगे तब क्या होगा? आपका मरकरी Hg जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, वो अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो आपका लिक्विड और सॉरी गैसेस फॉर्म में जो है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? एक आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोक्साइड के पास 2 लिख देंगे। और जब इसको आप हीट करोगे, ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड और वाटर अलग अलग हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, और वाटर जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको आप हीट करते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब इसको आप हीट करते हो तो ये सॉलिड स्टेट में पहली बार, ठीक है, और ये भी सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। इसको जब आप हीट करते हैं तब क्या होता है? आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आपका बाहर जाता है, और साथ ही साथ आपका वाटर जो है वो भी बाहर आ जाता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। देन आफ्टर अगर आप और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि फेरस सल्फेट को सिर्फ आप तो हम लोग देख चुके हैं, फेरस सल्फेट हो गया। और हाँ, पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप देखें, पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप देखें, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, और इसको जब आप हीट करोगे मेरे भाई, ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो ये हीट करने के बाद आपका जो है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो आपका गैस बाहर आएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ एक कंडीशन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी रखा जाता है हीट करने के लिए, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। तो ये जो है कुछ आपके इम्पोर्टेंट थर्मोलाइसिस यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।